हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम, और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर सौरव अग्रवाल सर। स्वागत है आपका JEE सिलेक्शन एक्सप्रेस सीरीज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम, या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोल दीजिए, न्यूटन की गति के नियम। इसके साथ साथ मैं आपको घर्षण के भी सवाल करवाऊंगा। यस, कैसी चल रही है ये सीरीज, एक बार आप सभी बच्चे मुझे जरूर बता दीजिए बेटा जी। सवाल हम करेंगे, थोड़ा आ जाइए, है ना, जल्दी से आ जाइए और माहौल बनाएंगे, बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। मैं तो भैया बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या आप एक्साइटेड है? अगर हो तो आ जाओ और प्लीज़ इस सेशन को शेयर कर देना बच्चों, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख पाएँ। संडे का दिन है, सुबह के बज चुके हैं 9 और आप इस चैप्टर को निपटाने वाले हैं आज। अगर आप ये सोचते हो कि सर संडे है, आज कौन पढ़ेगा, आपके लिए संडे मंडे नहीं है। अब अगले अप्रैल अटेम्प्ट तक, जब तक आपका अप्रैल अटेम्प्ट नहीं हो जाता तब तक कोई संडे नहीं है। संडे को भी क्लासेस होंगी, ये वादा हमने किया था। तो बस एंजॉय करिए संडे की क्लास को, और जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा उसके बाद और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ताकि अपना ये चैप्टर वापस से मजबूत कर लिया जाए। शुरू करते हैं कहानी को। जैसा कि आपको पता है बेटा जी, सिलेक्शन एक्सप्रेस चल रहा है, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गति के नियम। तो शुरू करें कहानी सवालों के साथ। पहला सवाल जितना देखने में आसान उतना है नहीं। अच्छा, सारे सवाल जो मेरे पास हैं वो AIEEE JEE मेन, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 2000 जो आज के टाइम पे JEE मेन है आपका, जो आपका आज के टाइम पे JEE मेन है, वो हमारे टाइम पे AIEEE हुआ करता था। और जो आपके टाइम पर JEE एडवांस्ड था, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, जो आपके टाइम पे JEE एडवांस्ड है वो हमारे टाइम पे IIT JEE हुआ करता था। ये नाम होते थे एग्जाम के। क्लियर है? तो कंफ्यूज मत होना। अगर कहीं पर IIT JEE दिखे तो समझ जाना वो JEE एडवांस का क्वेश्चन है, कहीं पे AIEEE दिखे तो समझ जाना वो JEE मेन का क्वेश्चन है या JEE मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? ये चला था बेटा जी AIEEE 2012 तक, उसके बाद इसका नाम बदल दिया 2013 से, और फिर हो गया JEE मेन हो गया था AIEEE से। इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला सवाल AIEEE 2008। सवाल सारे अच्छे हैं, सवालों के साथ ही शुरू करेंगे कहानी को। और मैं चाहता हूं कि हर एक सवाल मेरे करने से पहले आप एक बार ट्राई जरूर करो इन सवालों को। सवाल बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा ज्ञान लगेगा इसमें, वरना आप टिक नहीं कर पाओगे क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं आपको। ऑप्शन पे नजर मारिए सवाल से पहले। अब बताइए टिक करें तो करें क्या? अब बताइए टिक करें तो करें क्या? तो हमको दे रखा है कि एक द्रव्यमान है m बराबर 3.513 किलोग्राम का कोई पिंड है, x अक्ष के अनुदेश 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। इसके अभिलिखित संवेग, संवेग हमें बताना है। अब तुम इनको गुना करो और मुझे आंसर बताओ। हल नंबर 1। अब देखिए, अगर मैं संवेग की बात करूं तो संवेग होता है बेटा जी द्रव्यमान गुना वेग। अगर हम परिमाण लिखेंगे तो हम m गुना v लिख देंगे सीधा सीधा। चलिए, आपको p बराबर m कितना दे रखा है? आपको m दे रखा है 3.513 और वेग दे रखा है 5.00। आप जैसे ही इसको गुना करोगे, आप इसको गुना करके देखिए, तो आपको जो आंसर लिखना पड़ेगा वो 17.6 लिखना पड़ेगा केजी मीटर पर सेकंड। द्रव्यमान गुना वेग संवेग का मात्रक है। क्यों मैंने ये लिखा, क्यों मैंने ये ऑप्शन नहीं चुना, क्यों मैंने ये ऑप्शन नहीं चुना? मुझे 3 सार्थक अंकों वाला आंसर चाहिए था। ये 4 सार्थक अंक, ये भी 4 है, ये भी, ये 5 सार्थक अंक है। 3 सार्थक अंकों वाला ही हमें लिखना है, क्योंकि सवाल में देखिए आपको 3 सार्थक अंक वाले दे रखे, तो आप भी आंसर जो लिखोगे ना वो लिखोगे 3 सार्थक अंक। इसमें सार्थक अंकों का थोड़ा खेल है, 3 सार्थक अंकों तक ही हमें
3 सार्थक अंकों तक ही हमें आंसर लिखना है और 3 सार्थक अंकों में तो यही बनेगा। बस तो इस सवाल में हल्की सी ट्रिक बस यही थी कि आपको आंसर टिक करना आना चाहिए, बाकी सवाल में कुछ दम नहीं थी। कारण है क्योंकि द्रव्यमान गुना वेग ही करना था, द्रव्यमान गुना वेग करना था, तो सवाल में वैसे भी दम नहीं थी। आई थिंक आपको आ गया होगा, आंसर हो जाएगा ये। चलिए आगे चलते हैं। एक और सवाल है बेटा जी, मैं आपको बता चुका हूं कहीं पर अगर IIT JEE दिखे, कहीं पर अगर आपको IIT JEE दिखे तो समझ जाना JEE एडवांस्ड का सवाल है। तो यानी कि ये 2009 में आया हुआ सवाल है। मैंने जब परीक्षा दी थी तो वो 2010 में दी थी और ये सवाल 2009 में आया है। सवाल आराम से पढ़िएगा। अब आपके मन में एक चीज चल रही होगी, सर आप पुराने सवाल क्यों करवा रहे हो? कितने बच्चों के दिमाग में चल रही है एक चीज? जल्दी बच्चों, आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि सर आप पुराने सवाल क्यों करवा रहे हो? क्योंकि कभी कभी बेटा जी पुराने सवाल डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं आपके JEE मेन के पेपर में, और ये तो इस तरीके का सवाल JEE मेन में आने के फुल्ली चांसेस हैं, फुल्ली। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सवाल आ गया ना JEE मेन अप्रैल में तो कोई वो नहीं होगा, अचंभा नहीं होगा। शॉकिंग न्यूज़ नहीं है ये हमारे लिए, क्योंकि इस तरीके के लेवल के सवाल पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर का वेरीफाइड सवाल है, टेंशन भी नहीं है, डायरेक्ट डाल सकते हैं जस। तो ये सवाल है, एक बार सवाल करिए, मैं पानी पी लेता हूं। यस, सवाल करिए बेटा जी, मुझे आंसर बताइए हर एक बच्चा। कणों की एक सहती पर लग रहे बाह्य बलों का परिणामी यदि शून्य है। सहती मतलब समझ लीजिए द्रव्यमान केंद्र है ना, पूरे कणों का नेट जो भी द्रव्यमान केंद्र होगा उस नेट द्रव्यमान केंद्र पर जो नेट बल है, पर जो द्रव्यमान केंद्र, सहती मतलब द्रव्यमान केंद्र समझ लीजिए, तो वो जो वो है द्रव्यमान केंद्र पर जो नेट बल लग रहा है वो शून्य है। तो किसी जड़त्वीय फ्रेम से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि, अब हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या द्रव्यमान केंद्र का सहती मतलब द्रव्यमान केंद्र का रेखीय संवेग समय के साथ नहीं बदलता, F = dp/dt। एक्सटर्नल, अगर ये 0 है तो dp/dt = 0। और किसी भी चीज का अवकलन 0 कब आ सकता है? जब वो चीज नियत रहेगी। इसका मतलब रेखीय संवेग संरक्षित रहने वाला है। अगर बाह्य बल 0 है तो रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा, अर्थात रेखीय संवेग में परिवर्तन नहीं होने वाला है, और रेखीय संवेग में परिवर्तन नहीं है तो वो समय के साथ नहीं बदल रहा। ऑप्शन नंबर ए तो मुझे ठीक लग रहा है, पर हम BCD भी चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि एक से अधिक उत्तर भी सही हो सकते हैं, JEE एडवांस में आ सकते हैं इस तरीके के सवाल। चलिए, मुझे ये नहीं पता कि ये कहाँ पे कौन सी उसमें सेक्शन में आया था ये सवाल, पर हाँ हम करेंगे। द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा समय के साथ नहीं बदलती, क्या लगता है यार? नहीं, ये गलत है। द्रव्यमान सहती की गतिज ऊर्जा समय के साथ नहीं बदलती, नहीं। सहती का कोणीय संवेग, सहती की स्थितिज ऊर्जा समय के साथ नहीं बदलती, नहीं 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 नहीं, बस एक ही आंसर है बेटा जी इसका, ऑप्शन नंबर ए। निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। लेकिन ये बाकी 3 ऑप्शन भी बहुत सोच समझने वाली बात है। लिख लीजिए आप, बाह्य बल 0 है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि निकाय का रेखीय संवेग, निकाय का
रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। निकाय का रेखीय संवेग सुरक्षित रहेगा। प्रश्न नंबर 2 के बाद अब लेके चलता हूं आपको प्रश्न नंबर 3 पर, और ये 2018 में आया हुआ सवाल है। जेईई मेन 2018। सवाल आप करिए बेटा जी, सवाल आप करिए, कोशिश करिए सवाल को करने की। बढ़िया सवाल है, आराम से टाइम लीजिए प्लीज़, टेक योर टाइम प्लीज़, और मुझे आंसर बताइए। एक हाइड्रोजन अणु का द्रव्यमान हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक दीवार पर 10⁻23 प्रति सेकंड की दर से हाइड्रोजन अणु यदि अभिलंब से 45 डिग्री पर प्रत्यास्थ टक्कर करके 10 मीटर पर सेकंड 10⁻³ मीटर पर सेकंड की गति से लौटते हैं तो दीवार पर लगे दाब का निकटतम मान उसी वेग से टकरा रहे जिस वेग से, और वो लौट गए, मतलब दोनों का वेग दे रखा है, आने का और जाने का। चलिए सवाल को करिए बेटा जी, सभी बच्चे सवाल को करेंगे प्लीज। सभी बच्चे सवाल को करेंगे प्लीज। यस, बैठे मत रहना भाई, सवाल करते रहिएगा। करो बेटा जी, आपको करनी है। करो करो बेटा, मैं थोड़ा सा चलिए, सॉरी। हाँ तो यार आइए थोड़ा सा इस सवाल की
खूबसूरती को देखते हैं। देखिए इस तरीके के सवाल आ जाते हैं आपसे, दीवार बनाते हैं, है ना। अब ये 3D में तो ऐसे बनेगी, लेकिन मैं 3D में नहीं बना रहा हूँ, है ना। इस तरीके से मैं तो बस एक दीवार बना देता हूँ, थोड़ा सा रेखाओं का हम ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, चलिए सुनिएगा कहानी को। थोड़ा सा मैंने डायग्राम को फील करने के लिए बनाया है बेटा जी, ताकि आप इसको फील कर सको, है ना। कोई जल्दीबाजी तो नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है, आराम से बैठिए, एंजॉय करिए। ये दीवार है, क्लियर है, हाँ, और ये है मूल बिंदु, ऐसा मान लो। आपको दिया है कि एक हाइड्रोजन का अणु है, अभी के लिए मैं उसका द्रव्यमान m मान लेता हूं, ठीक है, और इसका एरिया दे रखा है, इस दीवार का जो एरिया दे रखा है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, जिसको मीटर में बदलोगे तो 2 इंटू 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 होता है, 10⁻⁻2 का स्क्वायर, सही है। तो कितना हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो A बराबर 2 इंटू, चलो एरिया आ गया निकल के, आराम से पढ़ेंगे, एरिया आ गया आराम से। अब सुनिएगा, ठीक है, 10⁻23 प्रति सेकंड की दर से हाइड्रोजन अणु यदि अभिलंबवत से 45 डिग्री, ये लंब है, से 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, और उसी से लौट जाते हैं तो दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। अच्छा, वेग जो है ना, वेग वो भी हमें दे रखा है, अभी के लिए हम v मान लेते हैं, हमें v भी दे रखा है, और उसी वेग से ये लौट जाते हैं, कौन, हाइड्रोजन के अणु, वही स्मॉल m द्रव्यमान। प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं तो चिपकते नहीं है, आए और टकराकर निकल गए, ठीक है। 10⁻3 मीटर पर सेकंड की दर से वो वेग से निकल जाते हैं। तो दाब को हमें निकालना, दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, और बल होता है dp/dt बटे एरिया। ये क्या है, ये संवेग में परिवर्तन की दर है। क्या है ये, संवेग में परिवर्तन की दर। तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये दाब है और ये संवेग है, आप इसमें कंफ्यूजन मत होना बेटा जी, ये दाब है और ये है आपका संवेग, ये अलग अलग चीजें हैं दोनों, ये है संवेग और ये है आपका दाब। दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, आपको पता है। अब सुनिएगा ध्यान से,
ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एंगल भी 45 डिग्री है, हाँ या ना? और ये 45 है तो सर ये एंगल भी 45 डिग्री है, हाँ या ना? क्लियर जवाब देते जाना भैया। अब द्रव्यमान ये रहा, वेग ये रहा, संवेग मेरा इस दिशा में है, हाँ या ना? अरे यार हाँ या ना? संवेग इस दिशा में है। तो अब अगर मैं इसके घटक ले लूं तो ध्यान से सुनना, पहले तो इसको नीचे भेजिए, पहले तो आप इसको नीचे भेजिए, ये सदिश ऐसे चला गया, हाँ या ना? बोलो, क्लियर है? क्लियर है। अच्छा ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 है, तो ऐसा नहीं लगेगा, इसके घटक ले लेता हूँ, वही सेम वेग है, बस सदिश की जो तीर की निशान है ना, अरे सदिश को तोड़ने के लिए सदिश की पूंछ चाहिए, तो ये 45 डिग्री है तो इधर तोड़ूंगा, m इसका हमने ले लिया, m द्रव्यमान है, तो इधर आ जाएगा बेटा जी, इसके घटक ले रहा हूँ मैं, अगर मैं इसके घटक लेता हूँ तो इधर आ जाएगा mv cos 45। हाँ और ना का जवाब दे दो, क्लियर है? ऐसे गया 45 MB, ये आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो MB साइन 45, कॉस 45 और साइन 45 सेम ही चीज़ है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मैंने कॉस 45 लिख दिया, नीचे आ जाएगा MB साइन 45। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, ये एक की है, हमें पर सेकंड कितने आ रहे हैं? 10 की घात 23, तो मैं मान लेता हूं कि ऐसे n आ रहे हैं, तो हम n से गुना कर दो, तो इधर nmb और इधर भी nmb हो जाएंगे, n मान लेते हैं ना नंबर, बाद में सबकी वैल्यू रख दूंगा। अब मैं इसके घटक करूंगा, सेम इधर है संवेग, तो इधर हो जाएगा वही nmb cos 45, वही nmb साइन 45। एक बात बताओ, ये और ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे, हाँ या ना का जवाब देते जाना। तो नीचे की तरफ बचेगा संवेग में परिवर्तन निकाल लिया मैंने, dp बाई dt निकल गया मेरे से, तो कितना आ जाएगा dp बाई, तो ये आ जाएगा, अच्छा अरे ये कैंसिल हो जाएंगे ना, तो ये बचेगा 2n mb साइन 45, साइन 45 1/√2, तो ये आ जाएगा, तो 2 और साइन 45 1/√2, तो √2 से ये 2 कट जाएगा, तो √2 n mb। एरिया मुझे पता है, 2 इंटू 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, तो बल आ जाएगा dp बाई dt बाय a, तो ये आ जाएगा √2 n mb बाय एरिया 2 इंटू 10 की घात -4। अब वैल्यू रख दो, √2 n कितना 10 की घात 23, m द्रव्यमान कितना है 3.32 इंटू 10 की घात -27, 10 की घात -27, वेग कितना है 10 की घात 3, ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की घात -4। अब देखो ये 10 की घात, ये 3 और इधर 26 हो जाएगा, ये माइनस के 27 है, तो माइनस के 1 बचेगा, ऊपर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, तो 10 की घात +3 आएगा टोटल ओवरऑल, तो ये आ जाएगा √2 इंटू 3.32 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की घात 3, दाब है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपसे दाब पूछा है ना, फोर्स नहीं है, दाब है ये, क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा जी, तो देखो ये 1/√2 आ जाएगा ना, तो 3.32 √2 3, ये होता 1.41, अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो देखो मुझे लगता है कि
सॉल्व करूँ क्या मैं? 3.32 डिवाइडेड बाय 1.41, 2.35 आ रहा है। 2.35 इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 2.35 इंटू 10 की घात 3, 2.35। ये दोनों तो है नहीं, ये 10 की घात 2, ये 10 की घात 3 है। आंसर आ जाएगा। और ये सवाल आया था आपका जेईई मेन 2018 में। कुछ भी नहीं है बेटा इस सवाल में, मेरा यकीन मानो इन सवालों में कुछ भी नहीं है। आपको समझ में तो आ रहा है ना? पहले बताओ, आपको समझ में तो आ रहा है ना? देखिए बेटा, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, अगर आपको सच में अप्रैल अटेम्प्ट फोड़ना है तो चाहे बोरिंग ही क्यों ना लगे, चाहे आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर सारी दुनिया तो मौज कर रही है, सारी दुनिया संडे मना रही है, घूम रही है, फिर रही है, पर एक बात बताता हूँ बेटा, आज अगर तूने इनका त्याग कर लिया ना तो ज़िंदगी के 40 साल तेरे बहुत अच्छे निकलेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत बड़ी ज़िंदगी होती है, बिना पैसे के नहीं कटने वाली। और पैसा तभी आएगा जब आप पढ़ लिख कर एक अच्छे कॉलेज में जाओगे, वहाँ से फिर चीज़ें खुलती चली जाती हैं, अच्छी जॉब लग सकती है, आपके अच्छे बिजनेस के आइडियाज़ आ सकते हैं, पढ़ने से आएंगे, घर बैठे किस्मत नहीं चमकेगी। और अगर चाहता है कि ज़िंदगी सर आज तो छोड़ो, ज़िंदगी का आगे देखा जाएगा, तो फिर बेटा जी स्ट्रगल है, ये मान के चलना। 20, 25, 30 हज़ार की नौकरी भी अगर तेरी लग जाती है ना तो तू खुश मत होना। आज तुझे ये 20,000 रुपये बहुत बड़े लग सकते हैं, लेकिन ये जब शादी ब्याह जिम्मेदारियां हो जाएंगी ना तो तेरे को लगेगा साला घर गृहस्थी कैसे चलाऊं। मेरी बातें याद रख लेना, ये वीडियो है ना, इस वीडियो को सेव करके रख लेना, फ्यूचर में आज नहीं तो कल पता जरूर चलेगा। फिर क्या करेगा? फिर याद आएगा कि काश और पढ़ लिए होते तो साला आज ये पैसा जो है ना मेरा डबल होता, आज ये सैलरी मेरी इतनी कम नहीं होती, आज मैं ज़्यादा अच्छा कमा रहा हूँ और मार्केट में मिल रहा है अच्छा। बस वो लेने वाला डिपेंड करता है। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो पढ़ाई करो यार बच्चों। आप ये मत सोचना कि संडे है सर मेरा तो आज मूड ही नहीं है, संडे को तो मैं जाऊंगा खेलूंगा, मेरे और प्लान्स है। अप्रैल तक हमें कोई संडे नहीं मनाना, एक बार हमारा जेईई मेन का सेकंड अटेम्प्ट हो जाए। क्लियर है? तो पढ़ाई करते रहिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं बेटा जी। अगला सवाल है हमारा, यस, ये सवाल भी बेटा जी AIEEE में आया था, जो अब जेईई मेन नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4, ठीक है। और ये नीट में भी आया है, लेकिन कितने साल बाद नीट ने इसको रिपीट किया है? 2018 में, 13 साल बाद, है ना। खैर हमें तो AIEEE जेईई मेन से मतलब है। सुनिएगा पूरी कहानी को, क्या दिया है सवाल में। सवाल में दिया है कि एक गुटका है बेटा जी जो घर्षण रहित नत समतल, जिसका झुकाव कोण अल्फा है, ये दे रखा है हमको झुकाव कोण अल्फा, ठीक है, रखा है। नत तल को क्षैतिजतः इस प्रकार त्वरण दिया जाता है। इसको नहीं दे रहे हैं, ये है इंक्लाइंड सरफेस, ये है नत तल, इसको एकदम से खींचा हमने ए त्वरण से, जिससे गुटका स्थिर रहे। त्वरण ए का मान, हमसे ये वाली वैल्यू पूछे कि कितना हम रखें। आपने कभी ऐसे प्रयोग भी करे होंगे, है ना। जैसे होता है ना कि अब जैसे ये है ना, ये टेढ़ा करके नहीं, अगर मैं इसको ऐसे जोर से लेके जाऊंगा तो गिरेगा नहीं, है ना, गिरेगा नहीं ये। तो अगर मैं इसको पीछे लेके जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है गिर जाएगा। तो हमसे पूछा कि कितना हम त्वरण दें जिससे ये गिरे ना। अब एक बात बता बेटा, अगर मैं इसको स्थिर रखता, सतह बिल्कुल चिकनी है, इसको मैं हिला नहीं रहा हूं, ठीक है, तो ये जैसे ही मैं इसको रखूंगा ये धीरे धीरे फिसलता जाएगा, फिसलता जाएगा। लेकिन सोच, इसको मुझे स्थिर रखना है तो मैं इसको पकड़कर खींचूंगा, खींचूंगा तो ये स्थिर रहेगा, ये स्थिर नजर आएगा। कैसे आएगा? वही हमसे पूछा है। और कितने त्वरण से इसको खींचूं कि जिससे ये मुझे स्थिर नजर आए, ये रुका रहे, ये सवाल है। सवाल समझ गए आप? अब ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा सा शदम बल के बारे में बातें करेंगे बेटा जी हम। हल नंबर 4, ध्यान से सुनना कहानी को, सुनना, ठीक है। ठीक है, बन गया, बन गया बेटा जी। ये एंगल ले लेते हैं हम अल्फा। ध्यान से सुनना, ये है हमारे पास एक गुटका, ठीक है। अच्छा, इसको बीच में बना लेते हैं ना, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाना पड़ेगा मेरे को।
अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, मान लेते हैं कि सर इसका जो द्रव्यमान है वो m है, स्मॉल m है, हालांकि उन्होंने सवाल में तो नहीं दिया है पर ठीक है, अपन मान लेते हैं कि इसका स्मॉल m द्रव्यमान है। ध्यान से सुनिएगा कहानी को, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम, धरती मैया अपना काम करेगी, सर इस पर एक बल तो लगेगा। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, मुक्त पिंड आरेख, नीचे की तरफ mg लगेगा, हाँ या ना? सब बच्चे बोलते जाना, द्रव्यमान है ही है, नीचे की तरफ mg। सर ये तो टेढ़ा हो गया, अगर ऐसे होता सीधा और इस पर गुटका होता तब आप mg नीचे बनाते हो ना, अब ये तो टेढ़ा है, इंक्लाइन है ना, आनत है, तो सर mg को ऐसा क्यों नहीं कर देते हो आप? नहीं ना बेटा, हमेशा mg बल पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है, सेंटर पर लगेगा, ये मान के चलिएगा कहानी को, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड mg, हाँ या ना बोलो। अब ध्यान से सुनना, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस आनत तल के पैरेलल ये अक्ष खींच रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कहानी को, है ना। ये एक, अच्छा इसका सहारा ले लेते हैं अपन, इसका सहारा ले लेते हैं, है ना। ठीक है, हाँ मजा आएगा, ध्यान से सुनना। अब देखो ध्यान से, क्लियर है, क्लियर है। तो यार सर ये एंगल अल्फा है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी अल्फा है मैथमेटिक्स से, ठीक है। ये नहीं बता रहा हूं मैं कैसे आएगा, मैथमेटिक्स करके देख लेना। इसको थोड़ा सा नीचे खींच दीजिए, तो ये 90 डिग्री, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक ये अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक्सिस है ये सतह के लंबवत है। खैर ये बात हमें पता है, बहुत अच्छे से जानते हैं हम, बिल्कुल क्लियर है कहानी यहाँ तक। अब ध्यान से सुनना, अब मैं इसके घटक ले रहा हूँ, क्लियर, इसके घटक ले रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना, एक तो चला जाएगा mg cos अल्फा, एक तो चला जाएगा mg cos अल्फा, और दूसरा चला जाएगा mg sin अल्फा। एक चला जाएगा mg cos अल्फा, एक चला जाएगा mg sin अल्फा। लेकिन सर इससे फायदा क्या है, इससे फायदा क्या है, सुन समझाता हूं। मुझे इसको स्थिर रखना है, तो मैंने इसको ए त्वरण से त्वरित किया। जैसे ही मैं इसको ए त्वरण से त्वरित करूंगा, पीछे की तरफ शदम्बल आएगा। शदम्बल हमेशा जो त्वरण आप दे रहे हो उसके ठीक पीछे की तरफ त्वरण रहेगा, यानी कि जिधर वस्तु गति कर रही है, मतलब ऐसे मत बोलो गति कर रही है, जिस दिशा में आपने उसको बल लगाया है, ऐसे अरे त्वरण दिया ना, ऐसे झटका दिया है, तो पीछे की तरफ एक बल शदम्बल इस पर काम करेगा। और वस्तु का जो, अच्छा द्रव्यमान जो होगा वो ये वाला होगा, नत्तल का नहीं होगा, त्वरण जो होगा वो पूरी वस्तु का होगा। तो हम इसमें लिखते हैं m गुना a। अरे हाँ या ना, कितने बच्चों को ये बात समझ में आई, हाँ और ना? एक बात बता बेटा, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो दिस इज अल्फा। अब ये अल्फा, सीधी रेखा टेढ़ी रेखा, सीधी रेखा टेढ़ी रेखा। आप इसके घटक लोगे, आप इसके घटक लोगे, तो एक घटक तो आपका चला गया ये ma cos अल्फा, ma cos अल्फा, और एक घटक चला गया ma sin अल्फा। आपको किसको नहीं चलने देना है, ध्यान से सुनना। आप क्या चाहते हो, आप अपनी राय बताइए कि आप क्या चाहते हो। सर मैं तो ये चाहता हूं कि ये जो गुटका है ना ये स्थिर रहे। ये गुटका स्थिर कब रह सकता है, जब ये वाली दिशा में जो बल है नेट बल वो जीरो हो जाए। अब जीरो कब हो सकता है, दो ही तो बल लग रहे हैं, पीछे ma cos अल्फा, नीचे mg sin अल्फा, बराबर कर दो। तो सर बराबर कर देंगे तभी तो नेट बल जीरो होगा। तो सर ma cos अल्फा बराबर mg sin अल्फा, m से m कट जाएगा, a cos अल्फा बराबर
जी साइन अल्फा, जी को यहाँ भेज दीजिए, कॉस को यहाँ भेज दीजिए, तो ये a बाई जी हो जाएगा, ये साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, तो टेन अल्फा बराबर a बाई जी। हमसे तो a पूछा है, a आ जाएगा जी टेन अल्फा, a आ जाएगा जी टेन अल्फा। यह सवाल आंसर क्लियर है? कितने बच्चों को मेरी ये बात समझ में आ रही है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मजा आ रहा है? हाँ सर, आनंद की भरपूर प्राप्ति हो रही है। जल्दी बोलिए। देखिए बेटा जी, मैं फिर कह रहा हूँ, सवाल तो आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे। क्लियर है? हाँ और ना बोलो। प्रश्न नंबर 4 के बाद पेश है प्रश्न नंबर 5। सवाल क्या है? सवाल को सुनते हैं। 5 किलोग्राम एवं 10 किलोग्राम के दो द्रव्यमान हैं, घिरनी से लटकाए गए हैं। निकाय का त्वरण क्या होगा? वेरी इजी प्रॉब्लम, बट क्यों करवा रहा हूं? वेरी इजी प्रॉब्लम है। क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि इस तरीके के सवाल भी जेईई मेन में देखने को मिलते हैं, इसलिए करवा रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, वेरी इजी प्रॉब्लम है। हालांकि ये भी AIEEE 2004 में आ चुका है, यानी कि जेईई मेन में आ चुका है। और ये ऐसे एक बार नहीं है, 2023 में भी आए हैं, 2024 में भी आए हैं, इवन 2025 में भी आपको देखने को मिलेगा। जनवरी में मिला है, अप्रैल में भी मिलेगा, पर मिलेगा एक आधी शिफ्ट में या 2 शिफ्ट में, क्योंकि वैरायटी चेंज होती रहती है। फिर इस वैरायटी की जगह दूसरी वैरायटी डाल देंगे, अगेन सिंपल सवाल ही डालेंगे, टफ सवाल वो नहीं डालेंगे जेईई मेन में। हल नंबर 5 सुनिएगा। अच्छा, थोड़ा सा डायग्राम बनाए, बहुत जरूरी है ना डायग्राम बनाना बेटा, बिना डायग्राम के तो काम चलेगा भी नहीं हमारा। क्लियर है? अच्छा, मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया क्या? मुझे हाँ, ध्यान से सुनना कहानी को। सुनिएगा कहानी को। ध्यान से सुनना कहानी को, ठीक है? ये थोड़ा सा मैंने सजावट कर दी है,
हमको दे रखा है दिस इज 5 kg एंड दिस इज 10 kg। एक बात बताओ, नीचे की तरफ बहुत सिंपल सवाल, mg तो 5 × g। संपर्क बिंदु पर बैठ जाओ, बाहर की तरफ छाता खोल दो, ये आ जाएगा रस्सी का तनाव बल। नीचे आ जाएगा mg 10g। संपर्क बिंदु पर बैठ जाओ और ऊपर की तरफ छाता खोल दो। ये वाला भारी है, ये ए त्वरण से नीचे जाएगा तो ये ए वाले त्वरण से ऊपर जाएगा। एक बात बताओ, T माइनस 5g, T माइनस 5g बराबर 5a, समीकरण नंबर 1। नीचे आ जाएगा नेट बल कौन सा, नीचे जा रहा है ना, तो परिणामी बल यही है, तो 10g माइनस t बराबर ma, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। दोनों को जोड़ोगे तो प्लस 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 माइनस टी प्लस टी उड़ जाएंगे, 10g माइनस 5g बराबर 15a, 5g बराबर 15a, a बराबर 5g बाय 15, a बराबर g/3। सिंपल सवाल। अब इसको इतना करने की जरूरत ही नहीं होती, डायरेक्ट करेंगे हम इसको। नेट फोर्स बराबर है, ये 5g है, ये 10g है। नेट कितना है? 15 नहीं है। एक ही वस्तु पर होते तो ना 15 होते, अलग अलग हैं, पहली बात तो। और दूसरी चीज है कि ये 10g इस 5g को खींच रहा है बेसिकली। ये जो 10g बल है ना, ये 5g उल्टा लगेगा अगर, अरे यार ऐसे देखना, ये बेचारा ये गुटका नीचे जाएगा तो 5 kg के भार को उठा रहा है ना यार, 5 किलोग्राम द्रव्यमान को ऊपर लेकर जा रहा है ना, तो नीचे ये 10g में से ये 5g सीधा सीधा माइनस करोगे तो नेट फोर्स कितना, 10g माइनस 5g। और m कितना टोटल, 5 और 10 15, a बराबर डायरेक्ट आ गया ना g/3। वो करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है? हाँ या ना? कितने बच्चों को ये बात समझ में आती है? हाँ सर समझ में आ गई। प्रश्न नंबर 6 की कहानी है। आ जाओ बेटा, मज़ा आ रहा होगा, मैं उम्मीद करके चलता हूँ। बढ़िया सवाल है, कोशिश करिएगा। ये भी IEEE 2002 में आया है। कुछ सवाल हैं बेटा जी जो बहुत पुराने हैं लेकिन यूनिक हैं, थोड़े से ना डिफरेंट हैं, आपको ना फील आएगा। और नए भी सवाल हैं, डोंट वरी, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे नए नए सवाल भी मैं आपको कराता जाऊंगा। आप करते जाइए, बस आपका काम है, आप पढ़ते जाइए, बाकी सब मैं देख लूँगा। भारहीन एवं घर्षण रहित घिरनी P के ऊपर से गुजरती हुई भारहीन डोरी का एक सिरा हुक C से बंधा हुआ है, जबकि दूसरा स्वतंत्र है। डोरी अधिकतम 360 न्यूटन तनाव सहन कर सकती है। 60 kg का एक बंदर किस न्यूनतम सुरक्षित त्वरण से उतरे? सुरक्षित त्वरण, रस्सी टूटनी नहीं चाहिए, पहले ही कह देता हूं। रस्सी टूटनी नहीं चाहिए, यस। करो भाई, मेरी शक्ल मत देखो यार, तुम लोग यार मेरी शक्ल मत देखो यार,
है मास्टर आप कराओगे तब तो हम देख ही लेंगे, हम क्यों करें। तो बेवकूफ़ हो, जब एग्जाम में आओगे तब भी तो तुम ही करोगे ना, तब मैं थोड़ी ना रहूंगा एग्जाम में। इसलिए खुद से करने की हैबिट डालिए। हर वो बच्चा जिसका सिलेक्शन हुआ है, कड़वा सच्चाई बता रहा हूं, हर वो बच्चा जिसका सिलेक्शन हुआ है ना, सबसे ज़्यादा तो उसको खुद पे विश्वास था और सबसे ज़्यादा उसने खुद ने प्रैक्टिस करी है, ना कि बैठ के ये देखा कि मास्टर ने सवाल कैसे हल किया। वो उसकी बात है, अच्छी बात है, आपने देख लिया कि सवाल ऐसे हल हुआ, लेकिन आप करके देखिए उन सवालों को, दोबारा करिए, फिर नए सवालों को ट्राई करिए, तभी ये धीरे धीरे। और ये स्लो वाला गेम है, ये फास्ट वाला गेम नहीं है। अगर आप सच में जीवन में कुछ चाहते हो बड़ा हासिल करना तो स्लो। वो बोलते हैं ना कि बेटा जी कुदरत का नियम है, जो जितनी तेज़ी से आएगा ना वो उतनी तेज़ी से चला भी जाएगा, और जो स्लो आएगा ना, स्लो अपना मुकाम बनाएगा, वो स्लो परमानेंट या लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी चीज़ें। अगर आप चाहते हो ना जीवन भर की इंटेलिजेंसी, तो आप चीज़ों को धीरे धीरे सीखिए, लेकिन सीखिए। एकदम से जादू से सीख जाओगे, जादू तो पहली बात तो होगा ही नहीं, सीख ही नहीं पाओगे। ये ऐसा है कि मैं एक रात में सफलता हासिल कर लूँ, एक रात में मैं आप देखना कभी भी है ना, वो लोग जो ये रातों रात वायरल हो जाते हैं ना, पर वो कुछ ही दिनों तक चलते हैं, उसके बाद वापस से शांत हो जाते हैं। देख लो बहुत सारे लोग हैं, पर वो जो धीरे धीरे वायरल हुए ना, वो लास्ट लॉन्ग तक वायरल हुए। दोनों ही एग्जाम्पल ऐसे बते रहे हैं, आप देख लेना। भारहीन एवं घर्षण रहित घिरनी पी के ऊपर से गुजरती हुई, चलिए मैं बता देता हूं, आपने किया होगा आंसर। क्लियर है? ठीक है, ये बंदर है भैया, क्लियर है? ध्यान से सुनना। दिस इज कॉल्ड पुली, पी, दिस इज कॉल्ड पुली है, पी। और यहां पर है हुक, हुक सी। इधर का छोड़ो मैटर, पहले बताओ ये डायग्राम कहानी समझ में आई क्या? क्लियर है कहानी? अब सुनिएगा, यह है बंदर, इसका द्रव्यमान दे रखा है क्या? 60 किलोग्राम। 60 किलो का बंदर यार, कितना हैवी बंदर होगा, सोच के देखो। 60 किलो का मतलब हम इंसानों के बराबर का वेट है। अभी आपका वजन भी कम होगा जो आप विद्यार्थी, मेरा तो खैर ज़्यादा है 60 से, है ना, बट अगर आपकी बात करें तो आपका होगा यार 55 के आसपास होगा, कुछ का ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो इस उम्र के बच्चे होते हैं उनका वेट लगभग पतले दुबले से सूखड़े से बच्चे होते हैं, हम भी ऐसे ही हुआ करते थे एक टाइम पे, तो इसलिए बता रहा हूँ 55 के आसपास वेट होगा आपका, होगा तो आपसे भी भारी बंदर लटका हुआ है, सोच के देखिए, है ना।
तो दूसरा सिरा स्वतंत्र है। ये रस्सी जो है ना वो मैक्सिमम जो तनाव सहन कर सकती है, मैक्सिमम वो 360 न्यूटन का सहन कर सकती है। और ये बच्चा, मतलब बंदर, बच्चा नहीं, 600 किलोग्राम 600 न्यूटन का बल नीचे लग रहा है और ये नीचे उतरना चाहता है, तो त्वरण नीचे है। रस्सी जो अधिकतम है वो 360, तो मिनिमम सेफेस्ट त्वरण चाहिए, मिनिमम। तो मैंने बोल दिया कि मैक्सिमम तो टेंशन होगा इस रस्सी में। इस वक्त मैंने बोल दिया कि इस वक्त रस्सी में अधिकतम टेंशन होगा। तो बस सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा। नीचे उतर रहा है तो 600 माइनस रस्सी में कितना है 360 बराबर एम ई। एम कितना है 60 इंटू ए। 600 में से 360 गए, 240 बराबर 60 ए। 240 बराबर 60 ए। ए बराबर 240 बटे 60, ए बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमसे ऑलरेडी ब्रैकेट में दे रखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, बताओ, इसलिए हमने सिर्फ 4 लिखा है। ठीक है, क्लियर है? ये सवाल समझ में आया? देखिए सवालों को देखिए और समझिए कि हाँ यार कैसे हो रहे हैं यार इसे। अब ये सवाल आया हुआ है आपके जेईई मेन 2024 में। यस सर, ये तो आया ही नहीं है, ये तो 2002 में आया है। आपको पता है क्या आया है कि नहीं आया? प्रश्न नंबर 7 ये एक्चुअली 2 जगह आया हुआ है, मतलब 2-3 बार आ चुका है इस तरह की वैरायटी, इसलिए मैं आपको ये सवाल करवाने की इच्छा रखता हूँ। थोड़ा सा सवाल क्या है, सवाल को पढ़ेंगे। ये AIEEE 2002 में आया है और ऐसा ही सवाल जेईई मेन 2024 में आया है। बिल्कुल रिसेंट ईयर के सवाल है। सवाल करेंगे एक भारहीन डोरी, अगर रस्सी का द्रव्यमान नहीं दिया है, रस्सी खिंचाव रहित है, तो फिर एक रस्सी एक तनाव, 1 स्ट्रिंग 1 टेंशन वाला नारा हम यूज करेंगे। एक भारहीन डोरी एक भारहीन तथा घर्षणहीन घिरनी से गुजरते हुए, हाँ ये भी बहुत जरूरी है, गुजरते हुए स्मॉल m1 और स्मॉल m2 द्रव्यमान के 2 गुटकों को लटकाए हुए है। यदि निकाय का त्वरण g/8 है, तब द्रव्यमानों का अनुपात होगा। हल नंबर 7। मजा आ रहा है बालकों? मजा आ रहा है तो सुनो। ठीक है, g/8 है, हमें नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता कि कौन सा भारी है कौन सा हल्का है। तो मैं मान लेता हूं कि भैया ये g/8 से ऊपर जा रहा होगा, तो ये g/8 से नीचे आ रहा होगा। बस यही कर सकता हूँ। द मैक्सिमम आई कैन डू इज अजम्पशंस, है ना। मैंने मान लिया कि यार ये g/8 से ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा होगा। तो समीकरण बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए, नीचे की तरफ m1g, ऊपर की तरफ t। एक रस्सी
एक तनाव, इधर की तरफ M2G इधर हो जाएगा T। आओ ऊपर जा रहा है ना, T माइनस M1G बराबर M1A, A की वैल्यू G/8 रख दूंगा, रख ही दो ना, G/8 समीकरण नंबर 1। नीचे आ रहा है तो M2G माइनस T बराबर M2 इंटू G/8, दोनों को जोड़ दो। मुझे चाहिए क्या, मुझे तो M1 और M2 का अनुपात चाहिए मुझे तो एक काम करते हैं, T से तो T उड़ जाएगा, M2G माइनस M1G बराबर G/8 M1 प्लस M2। होए 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 गुरुजी, G कॉमन ले लो, M2 माइनस M1 बराबर G/8 M1 प्लस M2, उड़ा दो, 8 को इधर गुना कर दो, हो गया मामला सेट। आओ बचा कुचा इधर कर देते हैं, बचा कुचा इधर कर देते, तो इधर आ जाएगा 8M2 माइनस 8M1 बराबर M1 प्लस M2, ये इधर आ जाएगा M2, तो 8M2 माइनस M2 और 8M1 उधर चला जाएगा, दिस इज 7M2 and this is 9M2, not M2, M1 by 7:9। क्लियर है, 7:9 आ रहा है यार, मेरा उल्टा आ रहा है, 9:7 आ रहा है, तो इसको ऊपर माने इसको नीचे माने क्या? अरे साला गुजरते हैं ऊर्ध्वाधर है, या तो उनको देना चाहिए कौन सा बड़ा है फिर भाई, M2 और M1 में से बता हूं, निकायेगा तुरंत G/8 है। अगर M2 बाई M1 निकालोगे तो फिर वो 9/7 आ जाएगा बेटा, आंसर तो यही आएगा, पक्की बात है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये M1 है, ये M2 है, ठीक है, नीचे M1G है, ऊपर T है, T माइनस M1G बराबर M1A, M2G माइनस T बराबर M2 इंटू A, सॉल्व किया, ये प्लस T है माइनस T खत्म हो जाएंगे, M2G माइनस M1G बराबर G/8 कॉमन ले लिया, M1 प्लस M2 आ जाएगा, सही है। M2 माइनस M1 बराबर M1 प्लस M2, इधर आ जाएगा 8M2 माइनस 8M1 बराबर है, हाँ बेटा। अब अगर आप देखो ये सही है, गलत कुछ भी नहीं है, बस है ना वो देख लेना कि M2 बाई M1 पूछा होगा फिर आपसे, तो फिर आप 9/7 करोगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं ना, 9:7 करना ही पड़ेगा। दिया नहीं है ना यार, मैं कैसे समझाऊं यार, देना चाहिए, या तो M2 बड़ा है क्या, ये वाला दिया है ना, मतलब कैसे निकाला है उन्होंने, M2 बाई M1 पूछा है कि M1 बाई M2 पूछा है, ये नहीं पता ना, तो आप देख लेना फिर अपने हिसाब से, आंसर से मैच कराने ही पड़ेंगे ना, मतलब दे दो, या तो क्लियर दे दो कि भाई M1 बाई M2 करो, तो फिर तो मैं स्ट्रेट रहता,
मुझे क्या पता m1/m2 निकालना है कि m2/m1, मैंने आंसर के हिसाब से एक ही ऑप्शन दिख रहा था तो मैंने फिर उसको बदल दिया कि हाँ भाई m2/m1 ही पूछा होगा। करना पड़ेगा, वो कुछ है नहीं ऑप्शन आपके पास। प्रश्न नंबर 8, चलिए ये सवाल भी आपका AIEEE 2002 के साथ साथ ये JEE मेन 2024 में आ चुका, अभी आया हाल फिलहाल। अब वो 24 में है, कौन सी शिफ्ट में ये देख लेना बेटा जी, पर आया पक्का है। अप्रैल में आया है या जनवरी में आया ये भी नहीं पता है ना, क्योंकि पिछले साल का इतना टेस्ट पेपर है, कौन याद रखेगा कि कौन सी शिफ्ट में, लेकिन आए हैं ये एग्जाम। मुझे इतना पता है कि ये सवाल मैंने करवाए हैं, तो करवाए हैं तो मुझ पर यकीन रखिए, करवाए हैं तो करवाए हैं। और बढ़िया खूबसूरत सवाल है ये, उलझाने लायक सवाल है। करोगे इसको, करिए बेटा सवाल को, मैं जब तक देख लेता हूँ कि आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। यस, सवाल को करिए सारे बच्चे। सवाल करिए, मेरी शक्ल मत देखिए। हो गया, सुनिए। जब 3 बल है मेरे पास F1, F2 एवं F3, एक स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु पर इस प्रकार कार्यरत है कि F2 एवं F3 परस्पर लंबवत हैं, तब वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है। पर अगर मैं F1 को हटा लूं तो वस्तु स्थिर में थोड़ी ना रहेगी, फिर तो वो चलेगी, और वो चलेगी तो त्वरण कितना होगा, मतलब वो नियत त्वरण से जो भी है चलेगी। बल नियत है ना, वेग नियत नहीं होगा, वेग बदलता रहेगा। बल लग रहा है उस पर नेट। चलिए आय हाय, सॉल्व करेंगे इस सवाल को। बड़ा खूबसूरत सवाल है, सोचने लायक सवाल है, सोचने लायक। कर रहे हो? अरे कर रहे हो क्या बच्चों? चलिए, जब 3 बल F1 F2, अब सुनिए, तीन बल हैं भैया,
है ना, ऐसे ऐसे लग रहे हैं। एक लग रहा है F1, एक लग रहा है F2। और यहां पर F3 लगना ही चाहिए, क्योंकि इन दोनों का परिणाम, इन दोनों का परिणामी ये होगा। कोई दो बल अगर आपस में लंबवत हैं, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ध्यान से सुनना। और F3 आपस में तीनों लंबवत है, ये ऐसे दिख रहा है, ऐसा है नहीं। पहले कह देता हूं, अच्छा सॉरी, ओह उल्टा कर दिया मैंने। F2 और F3 परस्पर लंबवत हैं, सॉरी माय मिस्टेक। F2 और F3, अच्छा ये तो परिणामी जो आएगा वो F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो F1 कहाँ लग रहा होगा, सोचने वाली बात है। इसको काटने के लिए F1 पीछे लग रहा होगा। F2 और F3 परस्पर लंबवत है और उनका परिणाम ये है। अब वस्तु मेरा नेट त्वरण 0 है, नेट बल वस्तु पर 0 है, तो इसको काटने के लिए ये होगा। तो F1 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर। अब उन्होंने बोला है कि इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो m द्रव्यमान की वस्तु पर नेट बल किधर आ गया, सिर्फ ये हट गया ना, तो नेट बल किधर आ गया, इतना। तो नेट बल कितना है, F2 स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर, द्रव्यमान ma, ये आ जाएगा अंडर रूट F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर। इसको रिप्लेस कर दो बाय F1। कभी भी बच्चा जीवन में नहीं सोच सकता आंसर इसका ये आ सकता है क्या, कभी भी। कि सर F1 को तो हटा दिया ना, अब साला जिसको हटा दिया वही आंसर में आ रहा है, बच्चा कभी सोचेगा क्या ये, पर आंसर यही है बेटा। चलिए, अब दो सवाल है लगातार, उन दो सवालों को मैं अभी के लिए छुड़वा रहा हूं। रीजन इज, क्योंकि वो दोनों सवाल अभी थोड़ा सा हमें और टाइम लगेगा। एक सवाल ये बड़ा ब्यूटीफुल सवाल है, लेकिन ये खूबसूरत सवाल है, प्रश्न नंबर 9। समय रहा तो हम वापस आएंगे, वरना आप इसको करके आना, होमवर्क लिख लीजिए, क्योंकि और सवालों की प्रैक्टिस करनी है जब तक हमें। और ये तब आया था जब मैंने परीक्षा दी थी, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, करके आना इस तरीके का सवाल। और एक और सवाल है, प्रश्न नंबर 10। ये जेई एडवांस का सवाल है, क्योंकि ये IIT JEE 2007 में आया है। सवाल टफ नहीं है, बस खूबसूरत है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। इट्स अ गुड प्रॉब्लम। अभी के लिए मैं होमवर्क लिख देता हूं, इसको भी होमवर्क लिख देता हूं। गुड प्रॉब्लम है दोनों ही, और प्लीज इनको करके आइएगा। आंसर्स मैंने टिक कर दिए हैं, आप मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में जाकर लिख देना बाद में कि जब हो जाए तुमसे ये दोनों सवाल, क्या यस सर हो गया, यस सर हो गया, यस सर हो गया। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर, जो कि जेई मेन का सवाल है। प्रश्न नंबर 11, और ये सवाल था जेई मेन 2019 में आया हुआ सवाल। लेकिन पता है इस सवाल में खूबसूरत बात क्या है, इसमें थोड़ा नॉलेज लगेगा। तो मैं चाहता हूँ इस सवाल को आप पढ़िए, समझिए और सॉल्व करने का
ट्राई करिए। करिए भाई, सवाल करिए। यस, हो गया। चलिए, सवाल पता है क्या है? एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, मान लेते हैं कि जेड अक्ष है, दिशा में फेंका जाता है। इसका संवेग ऊंचाई पीएच ग्राफ हमसे पूछा है, पीएच। वाह यार, कितना प्यारा ग्राफ पूछा है। ठीक है, ओके। संवेग होता है द्रव्यमान गुना वेग। अच्छा, एक बात बताओ, जब मैं किसी कण को फेंक रहा हूं, मान लेते हैं प्रारंभिक वेग u दिया, किसी h ऊंचाई पर, कैपिटल H नहीं, तब तो वेग 0 हो जाएगा। किसी नॉर्मल कुछ ऊंचाई पर, h पर कुछ वेग होगा v। अधिकतम ऊंचाई नहीं है, अधिकतम ऊंचा होता तो v0 लिख दूंगा, पर मुझे तो एक्चुअली ग्राफ बनाना है, इसलिए मैंने किसी समय t पर एक बीच में कोई हाइट ले ली है ना। मान लीजिए कि ये जो हाइट है ये है स्मॉल h। इस वक्त जो कण का वेग है वो v है। अधिकतम ऊंचाई तो कहीं यहां जाकर होगी, वहां जाकर आप वेग 0 बोल देना, मुझे कोई मतलब नहीं है। द्रव्यमान m ले ही लिया। अच्छा, g तो नीचे है ही है। अगर मैं गति की समीकरण लगाऊं तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो h बराबर, हा, एक काम करते हैं, 2gh को इधर ले चलते हैं और इस u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर लिख देते हैं। कोई पाप नहीं। h बराबर u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय 2g। h तो आ गया, p कहाँ है, p यहाँ से लेंगे, p बराबर mb, b बराबर p बाय m। मान लेते हैं इस वक्त इसके पास संवेग है p, तो v की वैल्यू p बाय m डालो,
H बराबर यू स्क्वायर माइनस तो H बराबर यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर बाई 2g। अब ग्राफ देखते हैं, सरल रेखा का बनेगा क्या? क्या कहते हो यार? नहीं बनेगा, सरल रेखा का तो नहीं बनेगा सर। अबे यार देखो ना, P वर्सेस H का ग्राफ बनाना है ना। चल बना के दिखाता हूँ। 2gh को इधर ले जा, यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर बाई एम स्क्वायर बराबर 2gh माइनस यू स्क्वायर तो पी स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर जी एच माइनस एम यू स्क्वायर। ला 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 ला। अब वाई अक्ष पे हमने पी को रखा है, एक्स वाई स्क्वायर बराबर 4ax, बट सम माइनस भी है ना, तो पैराबोला का ग्राफ है ना। पैराबोला की समीकरण नहीं बन रही, वाई स्क्वायर बराबर 4 है, ये नियत है, ये नियत है, ये नियत है, इसके बीच में और इसके बीच में बनाना है, तो P बराबर पैराबोला का ग्राफ है। ठीक है, अब सुनो, तो ये दो ऑप्शन तो कट होगा, अब या तो इसमें से अब इसमें से। अब इसे ऐसे चलते हैं, देखो यहाँ पर ये P है ना, ये मूल बिंदु है ना। अच्छा, ये एरो ऐसे है, बस एरो का थोड़ा ध्यान रखना इसमें, है ना, और इसमें एरो ऐसे है। सुनिएगा कहानी को, अगर बेटा मैं h बराबर 0 कर दूं, अगर मैं h बराबर 0 कर दूं, P और H में निकालना है ना। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? ऐसे सुन, यहां पर सुन। अच्छा ठीक है, ऐसे मत कर, ऐसे समझ। H बराबर जब 0 था तब कुछ ना कुछ संवेग था उसका, तब कुछ ना कुछ संवेग था उसका। और अब जैसे जैसे H बढ़ेगा बेटा, जो ऊपर जाता जा रहा है, तो ये नेट क्वांटिटी घटती जाएगी। तो ये देखो देखो ना, संवेग H बढ़ता जा रहा है, संवेग घटता जा रहा है, H बढ़ता जा रहा है, संवेग घटता जा रहा है। ठीक है, और फिर H घटता जा रहा है, संवेग बढ़ता जा रहा है। ये पूरा ग्राफ है, ऊपर जाने और नीचे आने में, ऊपर की और नीचे आने का है, पूरा है ये ग्राफ। ठीक है, और इसमें क्या है, H बढ़ता जा रहा है ना, जैसे जैसे संवेग, नहीं संवेग घटता जाएगा क्योंकि वेग घटता जाएगा ना, तो ये नहीं होगा। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट, मतलब यही आंसर है इसका। क्लियर है? सवाल बहुत अच्छा है यार, सच में बहुत अच्छा, नो डाउट, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सवाल है। चलिए, ये सवाल थोड़ा सा इजी है। प्रश्न नंबर 12 सवाल है, बलों की साम्यावस्था को लेकर सवाल है। आई होप आप बहुत आसानी से कर पाओगे इस सवाल को। चलिए, सवाल को कितने बच्चे हैं जो
खुद की दृष्टि देना चाहते हैं। छत से 10 किलोग्राम के एक द्रव्यमान को एक रस्सी से ऊर्ध्वाधर लटकाया गया है। रस्सी के किसी बिंदु पर एक क्षैतिज बल लगाने से रस्सी छत वाले बिंदु पर 45 डिग्री कोण से विचलित हो जाती है। यदि लटका हुआ द्रव्यमान साम्य अवस्था में है तो लगाए गए बल का मान होगा। सिंपल सवाल, हल नंबर 12। चलिए सवाल करेंगे। मुझे आंसर बताइए बच्चों, और रिकॉर्डिंग हो रही है कि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। करीब 1 घंटा 20 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है आपके पास, आई थिंक। क्लियर है? यस। चलिए सवाल करिए। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। आंसर आ गया क्या? आंसर आ गया क्या? शरीर बहुत दर्द कर रहा है भैया, बहुत अकड़ रहा है शरीर। उफ। चलिए सुनिएगा। यह छत दस किलोग्राम के एक द्रव्यमान की एक रस्सी को लटका हुआ था। पहले 10 किलोग्राम का द्रव्यमान है, किसी बिंदु पर एक क्षैतिज बल लगाने से रस्सी 45 डिग्री, यस ये समझो कहानी। दस kg का था ना। हमने क्या किया, हमने किसी बिंदु पर सॉरी गलत डायग्राम बना लिया, बिल्कुल गलत डायग्राम बना लिया। सुनो, पेन से ही बना देता हूँ। ऐसा है ना, ये डॉटेड लाइन तो बना देता हूँ, है ना, डॉटेड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सुनिए, क्षैतिज बल लगाया था, क्षैतिज बल लगाया इस दिशा में, रस्सी के किसी एक भाग पर मैंने क्षैतिज बल F लगाया। तो ये जो है ना, ये 45 डिग्री का कोण बनाती है, निलंबन बिंदु बोलते हैं इसको, निलंबन
हिंज्ड पॉइंट बोलते हैं इसको। 10 किलोग्राम के द्रव्यमान की एक रस्सी से ऊर्ध्वाधर लटकाया गया है किसी बिंदु पर क्षैतिज पल लगाने से साम्य अवस्था में। अब नाउ ये है ना बेटा, दिस इज इन साम्य अवस्था, यह है साम्य अवस्था। तो मुझे बताना है इस f का मान। एक बात बता, ये 45 डिग्री है, क्या लगता है ये भी 45 होगा? हाँ सर, एकांतर कोण, रस्सी में तनाव बल आएगा, इसको तोड़ लो, ये t cos 45, ये t sin 45, दिस इज साम्य अवस्था। नेट फोर्स को जीरो करेंगे तो आगे वाला बराबर पीछे वाला, तो t साइन 45 बराबर f, t cos 45 बराबर t, यस ये वाला t है ना, इसको t नाम दे दिया तो इसको t डैश नाम दे दो, और t डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 न्यूटन। अब नीचे mg है ना, इसका अलग से बना लो, तो t डैश की वैल्यू 100 न्यूटन, तो वही t डैश आ गया। तो t cos 45 बराबर t डैश, एंड वी नो t डैश इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो दिस इज समीकरण नंबर 1, दिस इज समीकरण नंबर 2, भाग दे दो, t से t उड़ जाएगा, साइन 45 cos 45 tan 45 बराबर f बटे t डैश, f बराबर t डैश इंटू tan 45, पूरी दुनिया जानते हैं tan 45 1 होता है, f इज इक्वल टू t डैश, t डैश की वैल्यू कितनी है? 100 न्यूटन। बढ़िया बढ़िया, मजा आ रहा है। एक और सवाल है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, पर घबराना मत मेरे बच्चों, मैं बैठा हूं ना, है सर आप बैठो तभी तो घबराने की बात है, आप ही तो हो सर्वो वजह, आप नहीं होते तो हमें जेईई की तैयारी के लिए दबाव नहीं पड़ता, तो हम मस्त रहते हमारी दुनिया में। लेकिन याद रखना, जब तक कोई चीज़ पर दबाव नहीं आता वो चीज़ बदली नहीं है, या उस चीज़ ने बड़ा परिवर्तन नहीं किया है। इट इज़ लाइक डायमंड, बहुत सालों तक, करोड़ों सालों तक ज़मीन के नीचे दबा रहता है, तब जाके वो कोयला जो है वो डायमंड में परिवर्तित होता है बेसिकली। या जो भी प्रोसेस होगा मुझे नहीं पता, बट ये उदाहरण सही है कि ज़मीन के नीचे बहुत लाखों सालों तक ये दबा रहता है और तब जाके हमें हीरा मिलता है, डायमंड मिलता है। दबाव अच्छी चीज़ है ना, दबाव में आपका बेस्ट अगर परफॉर्म हो रहा है। देखिए मेरी इस बात पे ना एक सज्जन व्यक्ति से बहस भी हो गई, आपको थोड़ा किस्सा सुनाता हूँ, क्योंकि ये वीडियो अगर उन तक पहुँच भी जाए तो अच्छी बात है। ऐसे इन जनरल ऑनलाइन ऑफलाइन का तो बात चल रहा था कि ऑनलाइन वाले टीचर्स कैसे होते हैं, ऑफलाइन वाले टीचर्स कैसे होते हैं और वो सब। तो कुछ ऐसे टीचर्स थे जो बहुत फेमस थे, सुनना ध्यान से, मैं थोड़ा सा अपने रेफरेंस में नहीं, मैं तो अपने आप को कुछ मानता ही नहीं, शून्य हूँ मैं तो। कुछ ऐसे टीचर्स थे जो बहुत अच्छे फेमस हैं ऑनलाइन में, बहुत अच्छे फेमस हैं, नो डाउट, अच्छा भी पढ़ाते होंगे, मैंने देखा नहीं, बायो के टीचर्स हैं, है ना। उस सज्जन से मेरी बहस हो रही थी, मैं उनसे बताता हूँ और क्यों ज़रूरी है दबाव में अच्छा परफॉर्म करना ही तो ज़रूरी है, वरना जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो अच्छे में तो अच्छा आप भी कर लोगे ना। और वहीं पर एक प्रॉपर ऑफलाइन कोचिंग का टीचर जो पिछले 20 सालों से प्रॉपर जेईई एडवांस के बैचेस को पढ़ा रहा है, प्रॉपर एकदम बहुत मतलब ब्रिलियंट, मुट्ठी भर टीचरों में शामिल कर लो ऐसा। दो फेसेस है यहाँ पर, ऑनलाइन में फेस है, एक फेमस टीचर है, ऑफलाइन में कोचिंग इंडस्ट्री, ऑफलाइन में क्लास के बच्चे जानेंगे उसको, यूट्यूब पे है ही नहीं, तो हिंदुस्तान की जनता नहीं जानती है, यूँ बोल दीजिए सेलिब्रिटी नहीं है, पर वो उन बच्चों के लिए तो है जो क्लास में बैठते हैं, और जो भी बच्चे पास होके निकल गए हैं उनको तो जानते हैं। पर सब्जेक्ट पे कमांड तोड़ है, इधर थोड़ा सब्जेक्ट हल्का है, हल्का है, वो है नो डाउट।
तो मैंने बोला कि कौन है असली टीचर। सवाल मेरा ये था कि अब किसको टीचर मानोगे, कौन है असली। तो बोले नहीं ये वाले हैं ऑनलाइन वाले। मैं उनसे अड़ गया, मैंने कहा नहीं ये वाले ऑफलाइन वाले। बोले कैसे? मैंने कहा आप बताओ कैसे? बोले सर ऑब्वियस सी बात है, ऑनलाइन है, बच्चा देख रहा है, लाखों बच्चे देखते हैं, करोड़ों बच्चे देखते हैं। मैंने तो क्या, लाखों बच्चा देख रहा है तो सर लाखों बच्चा देख रहा है तो रेवेन्यू आ रहा है, धंधा आ रहा है, बिजनेस आ रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कल को जेईई एडवांस का पेपर टफ आ गया, मैंने कहा कल को जेईई एडवांस का पेपर टफ आ गया, ये बंदा जो फेमस है ना ये नहीं कर पाएगा तुम्हारा पेपर, तुम्हें जाना उसी के पास पड़ेगा। इट इज ऑल अबाउट कि यार मुसीबत में जब सब साथ छोड़ देते तब वो टीचर आपके पास खड़ा है, कारण उसको नॉलेज है सब्जेक्ट का। और अलग बात है कि धंधा नहीं ला रहा। इट इज़ लाइक ऐसे समझो कि जब इंडियन क्रिकेट टीम विकट परिस्थितियों में होती है तब हमें हमारे वो 2-3 प्लेयर याद आते हैं जिन पर हमें सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। हमें विराट कोहली, रोहित शर्मा पे भरोसा होता है, पहले धोनी पे होता था, यार धोनी आएगा, भी धोनी है, मैच जीत जाएंगे। इसलिए ना कीमत है उसकी, इसलिए नहीं है कि यार शुरू के 3 बल्लेबाज अच्छे मार गए तो चौथा और 5वां भी अच्छा मार जाता है, आप देखना कभी भी। ये मेरी थ्योरी है। मुसीबत में जो आपको निकाल के देना वो आप एक्चुअली गढ़ा हुआ इंसान है। अच्छा चल रहा है, फेस हूँ, सुंदर हूँ, फीमेल टीचर है यार, मैं और बता देता हूँ आपको, बायो की फीमेल टीचर है जो फेमस है। मेरी बहस हो गई भाई, और मैं आज भी इस बात पे थ्योरी को सत्य मानता हूँ कि नॉलेज मैटर करता है। ऑफलाइन की दुनिया हो चाहे ऑनलाइन की दुनिया हो, जेईई नीट अगर आप पढ़ा रहे हो, नॉलेज मैटर करता है। इट इज़ ऑल अबाउट नॉलेज। बच्चे का सिलेक्शन नॉलेज से होगा, वरना आप कुछ भी कहानियाँ सुना लो, कितने भी डांस गाने गा लो, आना एक दिन वापस से रूट्स पे पड़ेगा आपको। कॉज रूट्स क्या है? रूट्स यही है ना, शिक्षा का रूट क्या है? नॉलेज। पढ़ाई करिए, पढ़ाई से सब कुछ हो जाएगा, बाकी एवरीथिंग इज सेकेंडरी। मोड़ बदला है, देखिए शिक्षा नहीं बदली, मोड़ बदला है, पढ़ने का तरीका बदला है। तरीका इन द सेंस वो आपके पास एजुकेशन अब किस माध्यम से पहुंच रही है, तरीका तो वही रहना चाहिए, आप विद्यार्थी थे, विद्यार्थी रहने चाहिए। माध्यम बदला है, माध्यम बदला है बस, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन में मुझे इससे शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत है जो आप लोगों ने जिनको फालतू में स्टार बना दिया है, मतलब क्या कर रहे हो यार, समझो यार। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरे को बना दो, मेरे को कोई शौक भी नहीं है। मैं 5 साल ऑफलाइन में पढ़ाया, उसके बाद कोविड में ऑनलाइन में शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि मजबूरी थी। लेकिन अभी समझ में आता है कि ठीक है, बोथ आर इक्वल। मोड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोड इज जस्ट एट मीडियम है ना, ये जो मीडियम है, ये जब ट्रांसफ़र, नॉलेज ट्रांसफ़र करने का एक जरिया है बस। और इसमें तो और ज़्यादा अच्छा है कि बच्चों का समय थोड़ा बच जाता है, बच्चे मोबाइल पे या घर पे बैठ के देख सकते हैं, और इवन आप ज़्यादा बच्चों तक जुड़ सकते हो, लाखों बच्चों तक इसलिए जुड़ सकते हो क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं, जो गांव देहात में जहाँ कोचिंग्स नहीं है या उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो यहाँ आ सकें, तो वो यूट्यूब पर फ्री में पढ़ सकते हैं। अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। बट ये करना कि मैं तो इस टीचर को अच्छा मानूंगा क्योंकि इसको करोड़ों व्यूज़ आ रहे हैं, लाखों व्यूज़ आ रहे हैं, मैं नहीं मानता। मेरे पास तो 500 व्यूज़ आ जाए बहुत है। अब समझो ना यार, अब समझो यार, नीट का पेपर, बायो के है तो चलो बात ही कर लेता हूँ। मैंने फिर वही बात हुई थी, जेईई पे तो मैं ले आया ताकि आपको हिंट ना लगे। नीट का पेपर टफ आ गया, मैंने कहा बायो का पेपर टफ आ गया, वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगी, सॉरी नहीं कर पाएगी, वो लिख के ले लो, नहीं कर पाएगी। मेरी बातें हो चुकी हैं भाई बायो वाले टीचर से, बहुत तगड़ी तगड़ी प्रतिष्ठित संस्थानों में कोटा के टीचर से मेरी बातें हो चुकी हैं, नहीं कर पाएगी, नहीं है नॉलेज, पर फेमस है। उसे कहते हैं टीचर जो हैं एक्चुअली में, जो हैं जो पढ़ाते हैं, फिर बायो को तोड़ पढ़ाते हैं। फिर हम तो जेईई वाले हैं। खैर सुनिए, मेरी थ्योरी थोड़ी अलग है, मेरी साइकोलॉजी और चीज़ें थोड़ी अलग हैं। आपको हो सकता है विरोधाभास लगे इस चीज़ में, तो पहले ही क्षमा चाहता हूँ। और जो भी मुझे देख रहे होंगे, जो भी टीचर्स मुझे सुन रहे होंगे, अगर आप सहमत हो मेरे से तो प्लीज़ सहमत रहिएगा, नहीं हो तो उल्टे सीधे प्लीज़ कमेंट मत करिएगा, मेरी भावनाओं को ठेस पहुँचती है। हल नंबर 13, समझो सवाल क्या है। सवाल यह है कि एक स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण है, पी संवेग से एक सीधी रेखा में जा रहा है। पी संवेग से एक सीधी रेखा में जा रहा है, समय t बराबर 0 से आरंभ करके
उसी दिशा में एक बल F बराबर KT इस गतिमान कण पर T समय तक लगता है। F इज इक्वल टू क्या होता है, dp बाई dt। F क्या है, KT। F क्या है, तो dp बराबर KT dt, समाकलन ठोक दो। जब t बराबर 0 था तब संवेग p था, और किसी समय कैपिटल T से संवेग 3p हो गया। तो इसका समाकलन करोगे तो 3p माइनस 2p, 3p माइनस p, p आएगा ना, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट के टी स्क्वायर बाई 2 0 से लेके t तक, ये 2p हो जाएगा, ये k टी स्क्वायर बाई 2 माइनस के 0, ये उधर हो जाएगा। 4p बराबर के टी स्क्वायर, टी बराबर 4p बाई के, टी बराबर 2। हाँ या ना? क्या लगता है बच्चों आपको, सवाल ऐसे ही होगा ये, हाँ या ना? क्या लगता है आपको? चलिए एक और सवाल, ये तो 13वें नंबर का था, मैं पहले ये वाला सवाल करवाऊंगा आपको। चलिए प्रश्न नंबर 13 के बाद, अरे यार प्रश्न नंबर 14 सवाल है, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा गौर करिएगा सवाल पे, डिफरेंट वैरायटी है ना इसलिए कह रहा हूँ, यूनिक सवाल है। चलिए सवाल को करिए बेटा, सवाल आपके सामने है, पढ़िए सवाल को। एक व्यक्ति तथा उसका बेटा, आदमी का द्रव्यमान दे रखा है 50 किलोग्राम और उसके बेटे का द्रव्यमान है 20 किलोग्राम, किसी घर्षण रहित पृष्ठ पर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। वह व्यक्ति अपने बेटे को धकेलता है जिससे वह उस व्यक्ति के सापेक्ष 0.70 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करने लगता है। तो उस व्यक्ति की पृष्ठ के सापेक्ष चाल क्या होगी? चलिए जल्दी जल्दी, सवाल करिए बच्चों। करिए यार, सवाल करिए।
एक बात बताओ, ये पुत्र है और ये पिता है, पिता है, पर ये थोड़े से पिता जो हैं वो थोड़े से निर्दयी हैं, अपने बेटे को धक्का मारेंगे और फ्रिक्शन नहीं है, घर्षण 0 है। व्यक्ति है जिसका द्रव्यमान, अच्छा इसका द्रव्यमान हमें 50 किलोग्राम दे रखा है पिता का, और पुत्र का द्रव्यमान हमें 20 किलोग्राम दे रखा है। उसका बेटा है, घर्षण एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, वह व्यक्ति अपने बेटे को धकेलता है, इसने इसको धक्का मार दिया। अब घर्षण रहित सतह है, इसने धक्का मारा, मान लेते हैं कि ये v2 वेग से जाता है, तो खुद v1 वेग से जाएगा पीछे, खुद थोड़ी ना रुक जाएगा, ऐसे बिल्कुल चिकनी सतह पे खड़े हैं, बिल्कुल चिकनी पे, तो इसको धक्का मारा तो खुद भी तो पीछे होगा। प्रारंभ में ये विराम पे थे, अगर इसको एक निकाय मान लूं, इसको एक निकाय मान लूं, अगर इसको पूरे को एक निकाय मान लूं तो नेट बल 0 है, तो संवेग संरक्षण लगा सकते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण, प्रारंभ में तो दोनों रुके हुए थे, तो 50 × 0 + 20 × 0 बराबर, ये वाली डायरेक्शन को प्लस ले लो तो अपोजिट वाली माइनस, तो 20 v2 माइनस के, चलो एक काम करो, इस वाली डायरेक्शन को माइनस ले लो और इस वाली को प्लस ले लो, इस वाली को माइनस ले लो, इस वाली को प्लस ले लो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे तो। 50 v1 माइनस 20 v2, तो ये तो 0 है, तो 50 v1 माइनस 20 v2 बराबर 0। 50 v1 माइनस बराबर 20 v2, तो v1 की वैल्यू 2/5 v2। अब उन्होंने ये बोला है कि वह व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति के साथ अब दोनों अलग अलग वेग से जा रहे हैं, तो एक, अब दोनों अलग अलग हैं तो वेग जुड़ते हैं अलग अलग दिशा में, और v1 + v2 हमें दे रखा 0.7, डायरेक्ट ही लिख लो, अलग अलग दिशा में, विपरीत दिशा है तो जुड़ेगा। तो दो समीकरण, ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, v1 का मान उठाकर यहां रख दो, तो 2/5 + v2 बराबर 0.7। हमसे पूछा क्या है, हमसे v1 पूछा है ना, सॉरी, तो v2 का मान रखो। हमसे तो उस आदमी की चाल पूछी है ना, v1 पूछा है हमसे, बच्चे को तो धक्का मार ही दिया उसने। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा झोल करते हैं, झोल इन द सेंस v1 चाहिए ना, तो उधर से ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो v2 बराबर 50/20 v1, तो v2 बराबर 5/2 v1, समीकरण नंबर 1, और v1 + v2 समीकरण नंबर 2। एक काम करो, v2 की वैल्यू यहाँ रख दो, तो v1 + 5/2 v1 बराबर 0.7, ये 2.5 v1 है, तो 3.5 v1 बराबर 0.7, तो v1 बराबर 0.7/3.5, ऊपर से नीचे से कट जाएगा 7/35। अगर ये 70 होता तो 2 बार कटता, चूंकि 7 है तो 0.2 बार कटेगा। और करें क्या कहते हो यार, अपनी जनता क्या कहती है कि सर और कराया जाए क्या, कि सर एक सवाल तो और हो जाए। प्रश्न नंबर 15, यार ये सवाल तो कर लो यार, बस 2-5 मिनट की बात और है, फिर ख़त्म कर दूंगा, ज़्यादा लंबा अब खींचूंगा नहीं।
पर क्या कहते हो यार, ये वाला सवाल कर पाओगे? इसका आंसर बताऊं क्या? इसका आंसर है 0.7 मीटर पर सेकंड। मेरे सामने करिए। बेटा आपको करना है, मेरा चेहरा मत देखिए। करा दिया मैंने तो। चलिए कर लेना, बहुत सिंपल सवाल है, हालांकि ये सरल रेखा में गति का सवाल है और इस तरीके का सवाल मैंने करा रखा है आपको। त्वरण निकाल लेना है ना। तो अब आपसे क्या पूछा है, अवरोध बल दे रखा है आपको, द्रव्यमान दे रखा होगा, द्रव्यमान दे रखा है, त्वरण आ जाएगा और वहाँ से फिर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, क्योंकि त्वरण जो होगा वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि जब वो घुसती है ना दीवार में तो फिर वो अवरोधन आता है, तो गोली की रफ्तार घटती है। तो ये मान के चलिए ये सवाल आप कर लोगे। एक सवाल है मेरे पास बड़ा ही प्यारा, प्रश्न नंबर 16, गुड प्रॉब्लम। आप लोगों को करना है और मुझे जो भी मैंने सवाल आपको दिए हैं आपको नीचे कमेंट में जाके लिखना है, सवाल नंबर के साथ लिखना है, सवाल नंबर लिखना और ये लिखना। जैसे ये सवाल है 16वें नंबर का तो लिखना सर 16 नंबर हो गया, बीच में 1-2 सवाल दिए फलाना नंबर नहीं हुआ, फलाना नंबर नहीं हुआ, इसे कमेंट करिएगा। इसका आंसर जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 32 न्यूटन। वेरी गुड प्रॉब्लम, वेरी गुड प्रॉब्लम। और नहीं हुआ या हुआ एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चाहते हो इन तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तो एक बार सच में कमेंट करके बताइए। ज़्यादा कमेंट अगर आएंगे इनकी नहीं हुआ तो मैं इनके वीडियो सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ले आऊँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ख़त्म करते हैं आज की इस कहानी को, आज की इस लीला को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। कैसा लगा लेक्चर पहले तो आप ये बताइए। और हाँ, कुछ काम की कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें करना चाहूँगा। पहले आप इस सवाल को करिए यार, हो गया बच्चों? बोलिए, क्लियर है? कर लेना। अब मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक्स दे देता हूँ, टिप्स दे देता हूँ। ये चैप्टर हो गया है ख़त्म, अब आपका लेक्चर हो गया, आपने देख लिया सवाल कैसे किए जाते हैं। अब आप एररलेस की किताब ले आओ बेटा। अगर आप लोगों के पास नहीं है ना तो प्लीज़ थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, परंतु एररलेस की किताब ले आओ। चैप्टर वाइज इवन टॉपिक वाइज उसमें सवाल दे रखे हैं। आप क्या करिए बेटा, हर एक चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जितने हो सकते हैं ना सारे सवाल करने की कोशिश करिए। आई नो बहुत सारे सवाल हैं उसमें, तो अगर ऑल्टरनेट भी कर लोगे तब भी काम हो जाएगा, एक छोड़ के एक और सवाल कर लो, इवन नंबर में कर लो, जैसा आप करना चाहो। आप सवाल करोगे ना बेटा जी,
आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ऐसे ये चैप्टर्स धीरे धीरे तैयार होते चले जाएंगे, ताकि जब अप्रैल अटेम्प्ट में बैठो तो हमारे अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ 150 नंबर का टारगेट करना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में मिला के, और हमें NIT मिल जाएगी। अगर OBC से हैं तो 140 नंबर, EWS 140, ST SC कैटेगरी से हैं तो 100 नंबर 105 नंबर के आसपास अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो हमें NIT मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बेटा जी, अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहो, मुस्कुराते रहो, और संडे मत मनाना, पढ़ाई करना। धन्यवाद।